हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर बिसुरू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कल से आपका नया चैप्टर टिश्यू शुरू होगा, जिसमें कुछ प्लांट टिश्यू हैं, कुछ एनिमल टिश्यू हैं। ठीक है, अब आते हैं आज आपका। वैसे मैंने आप लोगों से बोल रखा था कि आप कमेंट किया कीजिए, कुछ डाउट हो तो उन्हें बताइएगा, मैं कंप्लीट करूँगी उन्हें बता के। लेकिन आपके तो कोई भी डाउट नहीं आते हैं। मैंने अपनी तरफ से ही सोचा है कि लाओ थोड़े बहुत डाउट जो मुझे हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ, है ना। तो आज पहला है अपना क्या, जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। वैसे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको लिखवाऊँगी, क्योंकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लिखा ना हो, है ना। तो लिखवा देंगे। तो आइए इसमें पहले लिखना ही शुरू कर देते हैं। देखिए, पहले तो आपकी जंतु कोशिका, मैंने आपको बोला था जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, कॉमन हो गई। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। तो एक अंतर ये हो गया। ठीक है, और दूसरा अंतर आपका क्या होता है, प्लास्टिड लवक किस में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पादप सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में। और जो वैक्यूल्स होती हैं वो सब ज़्यादा बड़ी किस में होती हैं, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में वैक्यूल्स होंगी तो बहुत छोटी, वरना क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, है ना। और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, तारक का है, ये किस में होते हैं, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में एब्सेंट होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्या बनाते हैं, तर्कु का निर्माण करते हैं, तर्कु स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। आइए, आपका पहला पॉइंट है, जंतु कोशिका में क्या होता है, ऑन केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित। ठीक है, उपस्थित तथा सेल वॉल अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित। इसमें क्या होता है, क्या होती है आपकी अकेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा कोशिका भित्ति सेल वॉल दोनों उपस्थित होती हैं। ठीक है, अंतर हो गया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल सेल्यूलोज, किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोई पूछ दे पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। मैंने बोला था हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की भी बनती है कभी कभी। ठीक है, अब आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है, सेकेंड पॉइंट क्या है, रसधानियाँ वैक्यूल्स। तो जंतु कोशिका में छोटी होती हैं या छोटी होती हैं या अनुपस्थित। कैसी होती हैं, अनुपस्थित। देखो, मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि जंतु कोशिका में वैक्यूल्स की जब जरूरत होती है तो बन जाती हैं, और नहीं होती है तो नहीं रहती हैं। कैसी होती हैं, टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी का मतलब समझते हो, जरूरत है तो आ गई, नहीं है तो नहीं, अस्थायी। ठीक है, लिख दीजिएगा, अनुपस्थित अर्थात अस्थायी। कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं। ठीक है, अस्थायी होती हैं। अब आते हैं आपके पादप कोशिका पे। तो पादप कोशिका में मैंने बताई थी वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, 50 से 90% तक भाग आपका घेर लेती है ना। तो क्या करती है अपने अंदर, ये वाटर को और वैसे पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, उनको संग्रहित करती है, संग्रहण करती है। तो लिख लीजिएगा, लार्ज वैक्यूल, इसमें स्मॉल थी, इसमें कैसी है, लार्ज वैक्यूल
एंड तथा तथा परमानेंट। कैसी होती है? परमानेंट होती है, बड़ी होती है और कैसी होती है? परमानेंट होती है, यानी कि स्थाई होती है। ठीक है। अब आते हैं प्लास्टिड लवक। मैंने आपको अभी पढ़ाया था लवक, तो सीधा लिख दो जंतु कोशिका में लवक प्लास्टिड्स अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित। ठीक है ना, अनुपस्थित होते हैं। और मैंने कल आपको 1-2 दिन पहले ही भी पढ़ाए थे, है ना? क्या पढ़ाए थे कि इसमें कैसे होते हैं? हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक, है ना? तो लिख दीजिएगा प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तो लिख लीजिएगा सेंट्रोसोम क्या बोलेंगे? तारक काय उपस्थित होता है। तारक काय उपस्थित होता है। इसमें क्या और क्या करता है आपका? तर्कु निर्माण। लिख लीजिएगा तथा स्पिंडल तर्कु निर्माण करता है। ये तर्कु निर्माण कब होता है? अब आपको बताएं हम, जब आपका कोशिका में विभाजन होता है तो सेंट्रोसोम भी 2 बन जाते हैं। मैंने कल लिखवाया भी था। और क्या? डीएनए 2 बन जाते हैं। रेप्लिकेशन हो जाता है डीएनए का और सेंट्रोसोम भी बन जाता है। तो जब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पिंडल फाइबर कैसे ये बनाता है। ठीक है, सिर्फ किसमें होता है? जंतु कोशिकाओं में। लिख लीजिएगा प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। अब आते हैं गोल्जी काय। मैंने स्पेशल पॉइंट करके लिखवाया था कि गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कब बोलते हैं? जब ये कोशिकाओं में समूह में होता है तो क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। लेकिन ये होता किसमें है? प्लांट सेल्स में। लिख लीजिएगा गोल्जी काय प्रेजेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो गया है। इसमें क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एज डिक्टियोसोम। इसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी काय को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम। इसमें क्या बोला जाता है? गोल्जी काय। अब आता है आपका एक स्पेशल पॉइंट जो आप यहाँ लिख लीजिए, नोट ही करके लिख लीजिए। आपका जो जंतु कोशिका में फूड होता है किस रूप में स्टोर रहता है? तो लिख लीजिएगा स्टोर फूड ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, जंतु कोशिका में आपका जो स्टोरेज फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। और इसमें मैंने बताया था स्टार्च, मंड। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा स्टोर फूड स्टार्च होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये अंतर कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्टोर फूड ग्लाइकोजन है, इसका स्टार्च है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी, लेकिन सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिकाओं में होगी। इसमें या तो अनुपस्थित होगी वैक्यूल या फिर छोटी होगी, है ना। इसमें परमानेंट होती है, बड़ी होती है। इसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम तारक का उपस्थित होता है, लेकिन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिक्टियोसोम कहलाता है। तो आप इसको नोट करिएगा, मैं आपको फिर और बताती हूँ कुछ। चलिए तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट आज के डाउट के बारे में। आपके सिलेबस में एक चीज़ और है, मतलब रिलेटेड है, कभी भी पूछ भी सकते हो, नहीं भी पूछ सकते हैं। क्या है वो? आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, यानी परासरण और विसरण वाले उससे है रिलेटेड। तो लिख लीजिएगा क्या? एंडोसाइटोसिस। क्या लिख लीजिएगा? एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमने क्या लिख दिया है, ठीक है। इंडो का मतलब आपको हमेशा ही से पता है अंदर, एक्सो का मतलब बाहर। अब कोशिका में ये दो प्रोसेस होती हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? आपके कोशिका में जो एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन बनते हैं और क्या बनते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। अब आते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर। अब कोशिका क्या करती है? फूड खाती है, कुछ फूड लेती है, तो कैसे लेती है? और कुछ लिक्विड सब्सटेंस लेती है, पानी पीना, जैसे अपन लोग सॉलिड खाते हैं खाना और पीते हैं लिक्विड में पानी, तो कोशिका को भी वही चाहिए, तो उनकी एक प्रोसेस होती है। तो लिख लीजिएगा, इसमें इसको दो भागों में बांटते हैं। किसमें? दो भागों में। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है भक्षण। क्या होता है? भक्षण, किसी चीज़ का भक्षण करना यानी खाना, ठीक है। और एक होती है आपकी पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब पीना। पिनो का मतलब पीना, ठीक है, पिनो से पीना। अब कैसे करती है ये क्रिया? तो को देखना, ये आपकी मान दिया कि कोशिका हो गई। क्या हो गई? कोशिका। अब इसके संपर्क में ये क्या आया? कोई फूड पार्टिकल आया, कोई भोजन का आया अवयव, ठीक है। तो ये क्या करेगी? आपकी सेल मेम्ब्रेन, मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग होती है। तो ये क्या करेगी? ये खांच बना लेगी, खांच बनाएगी और उसमें इसको इनगल्फ कर लेगी और निगल जाएगी, कोशिका में अंदर जाके डाल देगी। फिर इसका आपका जो लाइसोसोम होता है वो पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा, और जो बचेगा उसको एक्सोसाइटोसिस द्वारा बाहर निकाल देगा, है ना। तो देखिए ये फूड पार्टिकल आया। अब आपकी ये कोशिका क्या करेगी? ये ऐसा फॉर्म बनाएगी, ये खांच बनने लगी और उसमें क्या करेगी? अपना ये फूड पार्टिकल को रख लेगी, ठीक है, रख लेगी। फिर क्या करेगी? ये इसको बिल्कुल बंद कर लेगी अपने अंदर। क्या कर लेगी? बिल्कुल बंद। और अंदर आ गया, ये आपका जो फूड पार्टिकल था अंदर आ गया। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो फूड पार्टिकल है वो बिल्कुल अंदर आ गया। कैसे आ गया? बिल्कुल अंदर आ गया और कोशिका चारों तरफ से घिर गई है। तो अब आपका ये फूड पार्टिकल आ गया। अब कोशिका क्या करेगी? इसको डाइजेस्ट कर जाएगी लाइसोसोम की हेल्प से, है ना। तो ये आपका क्या था? एक सॉलिड फूड कण के रूप में। कैसा था? कण के रूप में, ठीक है। ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसमें अंदर आ गई, इन्वेजिनेशन होगा। ये क्या होगा? इन्वेजिनेशन का मतलब एक खांच बन गई, है ना। अब आते हैं एक्सोसाइटोसिस में, सेम प्रोसेस होगी। ये आपकी कोई सेल है, ठीक है। इसमें अंदर क्या बन गई? आपकी ये वैक्यूल बन गई। क्या बन गई? वैक्यूल। इसमें क्या भरे हैं आपके? या तो हार्मोन है या एंजाइम है, जिनको शरीर से बाहर किसी निश्चित, हमने कहा था, टारगेट तक पहुंचाना होगा, है ना। तो इसे बाहर तो करना ही पड़ेगा कोशिका से, या फिर कोई अपशिष्ट पदार्थ है जिसे कोशिका से बाहर करना है। तो यही इसमें भी क्या होगा? ये आपकी आई, ये वैक्यूल बन गई
अब ये क्या करेगी, आपके मेम्ब्रेन से आके पास लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी पास। और अब इसको क्या करेगी ये कोशिका, ये ऐसे आपकी जो कोशिका है इसको बाहर कर देगी। क्या कर देगी, इसको बाहर कर देगी और ये आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको आप कुछ कह दीजिए, क्या कह दीजिएगा, हार्मोन है या फिर हार्मोन या एंजाइम, हार्मोन या कोई भी एंजाइम है। ठीक है, कुछ भी है। ये आपकी क्या है, सेल है, ये भी आपकी सेल है और ये भी आपकी कोशिका है। ठीक है, तो ये आपकी एक सेल हो गई, ये भी सेल है और ये भी सेल है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, इसने फैगोसाइटोसिस कैसे किया है, ऐसे। अब भाई कोई लिक्विड सब्सटेंस ऐसा लिक्विड आ रहा है तो उसमें ये क्या करेगी, सेम ऐसे ही प्रोसेस करेगी और एक वैक्यूल में क्या कर लेगी, लिक्विड, और अंदर जाके छोड़ देगी। जैसे आपकी ये वैक्यूल है, बाहर आई है लिक्विड की, ऐसे ही अंदर आ जाएगी इस तरीके से, है ना। तो आपकी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, अब कोई पूछ दे इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस को सेल की उल्टी, कोशिका की उल्टी करना। क्या, सेल वोमिटिंग, क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग, कोशिका की उल्टी, है ना, बाहर जाके पलट देना यानी उल्टी कर देना। ठीक है, अब ये कैसी प्रोसेस होती है आपकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। कैसी होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली। ट्रांसपोर्ट का मतलब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता। इसमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता। इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा सेल का खाना और पीना क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, और सेल का उल्टी करना क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आज तो मैंने आपको क्या क्या बताया, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर, और मैंने आपको बताया है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया है, नोट हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया इस चैप्टर में। मैंने आपको बताया कि आपकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, कोशिका। ठीक है, कोशिका के प्रकार, कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ सेल, न्यूक्लियस था, सेल मेम्ब्रेन थी, सेल बॉल थी, है ना, न्यूक्लियस था, और आपके सेल ऑर्गेनल्स। तो एक नज़र डाल लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स पर कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो लिख लीजिएगा, कोशिकांग, ये हो गए आपके कोशिकांग, और ये हो गए उनके कार्य। क्या हो गए, कार्य। अब आते हैं सबसे बाहर क्या होता है आपका, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या करती है, सेल को प्रोटेक्शन क्या देती है, सुरक्षा। पेड़ों में क्या होती है, सेल वॉल, तभी तो उनको एक ढांचा मिलता है ना। और क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन एंड टर्जिडिटी। ठीक है ना। और अब आते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन। ये तो दोनों में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको ही क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या था, कोशिका द्रव्य को अपने अंदर बनाए रखना और कोशिका द्रव्य को एक आकार देना। तो लिख लीजिएगा, साइटोप्लाज्म को शेप देना। मैंने बताया था बैलून में पानी भरा रहता है तो वो किसका शेप ले लेता है, बैलून का। ठीक है, अब आते हैं आपके न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस क्या काम करता है, मैंने बोला था न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन होता है सेल का, हार्ट होता है सेल का, और कंट्रोल रूम होता है। सेल की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, न्यूक्लियस। तो लिख लीजिएगा, सेल की सभी क्रियाओं का
क्रियाओं का नियमन करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है, नियमन करता है। अब आते हैं, और क्या होता है आपके कोशिका में? राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लिख लीजिएगा नोट करके इसको। प्रोटीन निर्माण क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम अब आपका लाइसोसोम क्या करता है? पाचन करता है, डाइजेशन करता है। तो लिख लीजिएगा डाइजेशन किसका करता है और कैसे करता है? मैंने बोला था आपको, लाइसोसोम क्या होता है आपका? डाइजेशन करता है, ठीक है। अब आते हैं, अंदर क्या होता है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? मैंने बताया था, एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण करती है। इस पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। और क्या करती है? लिक्विड सब्सटेंस, ये लिक्विड ही तो होते हैं, तो लिख लीजिएगा एंजाइम एंड हार्मोन फॉर्मेशन। क्या करती है? एंजाइम एंड हार्मोन फॉर्मेशन। अब आते हैं आपके, अब क्या बचा? अब आपका कौन सा कोशिकांग बचा है? मेरे ख्याल से तो गोल्जी का बचा है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। बोला था ना, ट्रैफिक पुलिस वाला काम करता है, बहाव को बनाए रखता है, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता है। तो फिर लिख लो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। पदार्थों को क्या करता है? पदार्थों का बहाव बनाए रखता है, एक जगह रुकने नहीं देता है, ठीक है। गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। तो फिर आपके ये कोशिकांग हो गए। सबसे पहले बाहर सेल के क्या होता है? चलिए आपकी ये सेल, एक सेल बनाई दे रही हूँ। ये हो गई आपकी एक सेल हो गई। क्या हो गई? एक सेल। इसके बाहर क्या होगी? ये आपकी कोशिका भित्ति। क्या होगी? ठीक है। ये हो गई आपकी सेल, ये हो गई सेल बॉल, कोशिका भित्ति। अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, यहीं से समझ लीजिएगा कार्य और चीजें। सेल मेम्ब्रेन, ये आपके जो पोर बने हैं ना, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। मैंने सब बताया है आपको, याद भले ही ना हो। प्लाज्मोडेस्मेटा। अब अंदर आ जाते हैं, तो अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसमें क्या होती है आपकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस पे क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। और इसमें आपकी क्या लगी गई है? न्यूक्लियोलस। किसने खोज की थी? फोंटाना ने। न्यूक्लियोलस, फोंटाना ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब इसके बाहर क्या लगी होती है आपकी? ER। क्या लगी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी होती है, ठीक है। और सेल में क्या पाया जाता है? वैक्यूल्स। क्या पाई जाती हैं? वैक्यूल्स, ठीक है। और क्या पाया जाता है आपका? मैंने बताया था, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है आपका? पावर ऑफ द सेल, ATP फॉर्मेशन करना। क्या? एनर्जी। ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन, ATP क्या होती है आपकी? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हो गई। और गुणसूत्र में अंदर क्या होंगे आपके? न्यूक्लियस में अंदर क्या होंगे आपके?
क्रोमेटिन धागे जो क्या करते हैं, कंडेंस्ड होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लोगे? क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड। सारी चीजें आपको यही समझा दी जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, साइटोप्लाज्म। ये क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या हो जाएगा, और चूंकि मैंने कौन सी कोशिका बनाई है? जंतु कोशिका, तो मैं इसमें क्या और बना दूंगी? प्लास्टिड। क्या बना दूंगी? प्लास्टिड। याद है मैंने सिक्के जैसे बनवाए थे, इसमें क्या बनवाए थे? सिक्के। थाइलेकॉइड बताया था, ग्रेनम बताया था, तो ये आपका क्या हो गया? प्लास्टिड। क्या हो गया? प्लास्टिड। ठीक है, आपके प्लास्टिड्स हो गए। तो आपकी ये एक कोशिका, और कहीं कहीं क्या होती है? स्मूथ ईआर और होती है ना, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, राइबोसोम। और यहाँ पे क्या लगा होता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। पर सेंट्रोसोम कहाँ होगा? सिर्फ एनिमल सेल में होगा। मैंने सिर्फ आपको कोशिकांग बताए हैं कि ये होते हैं कोशिका में। तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था माइटोसिस और मियोसिस, तो मैं चूंकि इसमें सेल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जर्म सेल होती हैं जनन कोशिकाएं, और सोमेटिक सेल्स होती हैं देहिक कोशिकाएं। तो आपका एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बना के दे रही हूँ, ये नोट कर लो कि आपसे कोई पूछ दे कि मनुष्य में, मैंने कल ही बताया था, कितने जोड़ी क्रोमोसोम? 23 पेयर। 23 पेयर होते हैं 23। ठीक है, तो ये रहे आपके क्रोमोसोम। क्या हो गए? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है ना। अब आपके गुणसूत्र का क्या है? मैंने कल बताया था 23 पेयर। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर। कॉमा संख्या में लिखेंगे तो 46, 46 क्रोमोसोम। अब मैंने इनको दो भागों में बांटा था, 22 पेयर प्लस 1 पेयर। अब मैंने कल आपको सेल के बेस पे बताए थे, तो आज इनको समझ लीजिए क्रोमोसोम के बेस पे। तो आपकी ये 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इनको? आपसे कोई पूछ देता ऑटोसोम क्या होता है, तो आप नहीं बता पाते हैं ना, तो आप बताएंगे आप। ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, और ये ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब भी वही होता है, दैहिक गुणसूत्र। वो मैं कोशिकाएं बता रही थी कल, दैहिक गुणसूत्र। ठीक है, ये आपके होते हैं लिंग गुणसूत्र। ये आपके लिंग गुणसूत्र हो गए हैं। अब इनको लिंग गुणसूत्र क्यों कह दिया? लिंग गुणसूत्र क्यों बोल दिया? क्योंकि ये आपके मेल या फीमेल होने को डिनोट करते हैं। ये आपके लिंग का पता बताते हैं कि आप क्या हैं, आप मतलब मेल हैं या फीमेल हैं। क्योंकि इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम आते हैं? XY और XX। तो XY किसको बनाता है? मेल को, और XX फीमेल को, है ना। इससे नर बनता है और इससे क्या बनती है? मादा। तो इसलिए आपके ये क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, और ये कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मुझे जो भी कुछ लग रहा था कि आपको बताने लायक है, बताना जरूरी है, मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है। कल आपका शुरू करेंगे नया चैप्टर टिश्यू, ऊ तक, है ना।